अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। आज हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जाने से पहले हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और इससे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताएंगे होते क्या हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, यानी एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करना किसी सबस्ट्रेट के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेसिक 3 टाइप्स होती हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं with respect to aliphatic and with respect to aromatic. Electrophilic aliphatic substitution reactions और electrophilic aromatic substitution reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं 3 कैटेगरीज के अंदर: न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फर्दर 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म। SN1 और SN2 तो बेसिकली ये दोनों क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ही, ठीक है जी। इनको हम अलग से भी क्लासीफाई करते हैं, लेकिन अब यूँ समझ लें कि न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ये सब क्लासेस हैं। अच्छा जी, अगर हम सिर्फ फोकस करें एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर, कि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शन को सिर्फ डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी देते हैं और रिडक्शन रिएक्शन भी देते हैं। हमारा जो फोकस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे है, इसमें एक क्लास पे है और इस क्लास में भी आगे फर्दर 2 क्लासेस हैं: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा मेन फोकस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म्स की 3 क्लासेस हैं: वाया एडिशन एलिमिनेशन, वाया एलिमिनेशन एडिशन, या फिर इसको वाया बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं, वाया डायज़ोनियम साल्ट। अच्छा जी, हमारा स्पेशली आज सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स थोड़ी सी पता हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, इंटरमीडिएट लेवल पे आपने इस चीज़ को डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा कि इसकी 3 to 4 टाइप्स बड़ी वेल नोन है, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशंस। अच्छा, ये वाली जो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सिर्फ बेंजीन के अंदर आपने पढ़ी हैं और बेंजीन में ही डिस्कस की जाती हैं और अभी तक कंसेप्ट भी हमारा बेंजीन के हवाले से है, लेकिन हमने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक के अंदर सिर्फ बेंजीन नहीं आते, नफ्थलीन भी आता है, एंथ्रासीन भी आता है, फिनांथ्रीन भी आता है, पिरिडीन भी आता है, फ्यूरैन, पायरोल। तो एरोमेटिक एक वास्ट कैटेगरी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमने सिर्फ बेसिक्स के हवाले से सिर्फ बेंजीन को ही एज ए ज़्यादातर डिस्कस करते हैं छोटे लेवल पे, लेकिन अपना कंसेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड करें कि एरोमेटिक में सिर्फ बेंजीन नहीं आता। अच्छा जी, अब इसमें हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है बेसिकली, या फिर नाइट्रेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर होता ये है कि बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है यहाँ से और यहाँ पे क्लोरीन आके, क्लोराइड आके अटैच हो जाता है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन रिमूव होता है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में आता है और जो क्लोरीन यहाँ पे अटैच होता है वो बेसिकली वो भी Cl, क्लोरीन पॉजिटिव, यानी कि केटाइन की फॉर्म में यहाँ पे अटैक करता है, यानी कि एक, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको रिप्लेस कर देता है क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक
रिएक्शंस चाहे एरोमेटिक के हों चाहे एलिफेटिक में हों, तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल को ही इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करता है। सेम ऐसे नाइट्रेशन में आपने जिसमें पढ़ा था, नाइट्रेटिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड है और उसमें कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है कंसनट्रेटेड, तो नाइट्रो ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। सल्फोनेशन के अंदर सल्फोनिक ग्रुप है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, साइलेशन में साइल ग्रुप होते हैं जिसमें रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन को साइल ग्रुप के ज़रिए। अच्छा जी, हमने पहले ही आपको बेसिक्स बता दी कि बेंजीन को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इसलिए बेंजीन के रिस्पेक्ट से हमने आपको एग्जांपल समझा दी हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्या सिर्फ एरोमेटिक में बेंजीन ही आता है? नहीं, पिरिडीन है, फिनॉल, पायरोल्स हैं, फ्यूरेन्स हैं, थायोफीन्स हैं, ये सारे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और ये सारे के सारे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यानी कि जैसे बेंजीन हेलोजिनेशन देता था, पिरिडीन भी देता है, पायरोल भी दे सकता है, थायोफीन भी दे सकता है, फिर फ्यूरेन भी दे सकता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो एरोमेटिक में बेंजीन दे सकते हैं, वो सारे दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड भी दे सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि उनके नेचर ऑफ रिएक्शन भी के अंदर भी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अगर मैकेनिज़्म की बात करें तो कैसे होता है, यानी कि ये रिएक्शन होता कैसे है? इसमें सबसे पहले जो है क्या इलेक्ट्रोफाइल पहले वाला यहाँ से लीव करके जाता है, या सबसे पहले आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है बाद में लीव करता है? तो इसका मैकेनिज़्म ऐसे ही है कि सबसे पहले पाई बॉन्ड बेंजीन का इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और रेजोनेंस की वजह से सिग्मा कम्प्लेक्स बनता है। इन तमाम को हम कंबाइनली कलेक्टिवली सिग्मा कम्प्लेक्स कहते हैं। पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अगर हम सिग्मा कम्प्लेक्स के लास्ट वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखें कि हाइड्रोजन जो है वो पूरा बॉन्ड अपना बेंजीन रिंग को दे के जाता है, क्योंकि वो ताकि वो अपनी एरोमेटिक करैक्टर को दोबारा अटेन कर ले, क्योंकि एरोमेटिसिटी अगर लॉस हो जाए तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, तो उसको एरोमेटिसिटी दोबारा अपनी रीगेन करनी होती है। तो बेंजीन पे लगा हुआ जो पहला ग्रुप है जो हाइड्रोजन है मोस्टली इसमें, तो ये अपना प्रोटॉन अपना पूरा बॉन्ड दे के जाता है और प्रोटॉन की फॉर्म में निकलता है। यानी कि आने वाला जो था वो भी इलेक्ट्रोफाइल था और जो निकलने वाला ये लीव करने वाला था वो भी इलेक्ट्रोफाइल था। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। अच्छा जी, ये तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर ये हमने तमाम के तमाम आपको डिस्कस कर दिए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली जो हैं वो क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में होता ये है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो चीज़ भी स्पीशी आती है। लेकिन न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर ऐसा सेंटर ज़रूर होना चाहिए जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो, जैसे कार्बोनिल कार्बन है, जैसे सल्फोने SO3 में सल्फ़र है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होता, लेकिन अटैक बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड उस पर आराम से कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे का सारे इसकी समरी है कि कौन से लेवस एसिड इस्तेमाल होते हैं, कौन से इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होते हैं। तो ज़्यादातर लेवस एसिड की मौजूदगी में ये सारे रिएक्शन होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिनको जैसे एलुमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, एलुमिनियम ब्रोमाइड है, फेरिक ब्रोमाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये फेरिक क्लोराइड है, ये सारे के सारे लेवस एसिड भी कहलाते हैं। लेवस एसिड का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट है। ठीक है जी। हेलोजिनेशन हम डिस्कस, ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उनको इसके बारे में ऑलरेडी इल्म है, नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। उनको वहाँ उस बुक में मैकेनिज़्म भी आपने स्टडी किया था कि अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो सबसे पहले कैटालिस्ट जो है वो ब्रोमीन के साथ जैसे रिएक्शन करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया जाता है, एक सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक बनाया जाता है, ताकि वो इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा तो पाई बॉन्ड बेंजीन का या एरोमेटिक कंपाउंड का इजीली उस पर अटैक कर सकेगा। ठीक है जी। तो इसलिए कैटलिस्ट का काम यही होता है कि पहले वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है। पहले जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो बेंजीन रिंग का पाई
क्लाउड जो है उस पर अटैक करेगा, और लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से रिमूव होगा, दैट इज़ द मोस्टली हाइड्रोजन। अच्छा जी, नाइट्रेशन में भी ऐसा ही होता है। ये सारे मैकेनिज़्म हैं, हम थोड़ा सा इनको सरसरी सा देखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मैकेनिज़्म आप लोगों ने पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ भी देखें सल्फ्यूरिक एसिड जो कि लेवस एसिड भी कह सकते हैं इसको, और ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो एजेंट और कैटलिस्ट पहले अटैक आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे फिर पाइप बॉन्ड अटैक करता है बेंजीन का, फिर लास्ट में जो है वो प्रोटॉन जो है वो रिमूव होता है। अच्छा, प्रोटॉन जो रिमूव होता है उसके लिए भी कोई ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। वो ड्राइविंग फोर्स बेसिकली क्या होता है कि उस रिएक्शन के दौरान कोई ऐसा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ या जिसको हम बेस कह सकते हैं, वो बेस पर प्रोड्यूस होता है और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि बेस का हम किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ को बेस तभी कहते हैं अगर वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, सल्फोनेशन में भी यही है सारा कुछ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में भी ऐसा ही होता है। अच्छा जी, अगली बात की जाए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हमने तो भी बेंजीन के हवाले से बातें डिस्कस की हैं, लेकिन नफ्थलीन में भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अच्छा, नफ्थलीन में थोड़ा सा एक क्रिटिकल कंडीशन है कि नफ्थलीन के अंदर मोस्टली दो पोजीशन ऐसी हैं जो बड़ी रिएक्टिव पोजीशन होती हैं, जिसको नफ्थलीन में इस पोजीशन को 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, या फिर इस पोजीशन को आप अल्फ़ा भी कह सकते हैं और इस पोजीशन को आप बीटा पोजीशन भी कहते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा पोजीशन बड़ी रिएक्टिव होती हैं। इसमें अगर इन ब्रोमिनेशन करवाई जाए तो कैटलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे बेंजीन में ज़रूरत थी फेरिक ब्रोमाइड की, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, तो अल्फ़ा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन ईजिली हो जाती है। अच्छा जी, अगर हम नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रेटिंग एजेंट जो है वो नाइट्रिक एसिड ही है, लेकिन इसमें जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल करते थे सल्फ्यूरिक एसिड, आप इसमें वीक एसिड एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर लें, तो इसमें दो प्रोडक्ट, इसमें अल्फ़ा नाइट्रोनेफ्थलीन भी अल्फ़ा पोजीशन पे नाइट्रेशन भी होती है और बीटा पोजीशन पे होती है, लेकिन अल्फ़ा वाली मेजर प्रोडक्ट है और बीटा वाली माइनर प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाया जाए तो असाइल ग्रुप जो है वो भी देखें यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन पे अटैच होता है, ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, दोनों ही अल्फ़ा पोजीशन कंसीडर की जाएंगी। अच्छा जी, सल्फोनेशन थोड़ा सा ना ट्रिकी सा क्वेश्चन है इस हवाले से, ट्रिकी सा रिएक्शन है इस वाले से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कंडीशन टेम्परेचर चेंज करने से सल्फोनेशन की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर टेम्परेचर 80 सेल्सियस रखें, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रखें, तो अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर सल्फोनेशन होती है, नफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड या नफ्थलीन अल्फ़ा सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर हम टेम्परेचर को 160 तक ले जाएं तो बीटा पोजीशन पे यानी 2 पोजीशन पे सल्फोनेशन होती है। ठीक है जी, ये अच्छा, ये वाली मुख्तलिफ बुक्स में थोड़ी सी कंडीशन मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 80 है और 160 है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये मैं किसी और बुक से लिया है कि यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन के लिए 100, वहाँ 80 की बजाय 120 दिया हुआ है और 160 तो सेम है, तो टेम्परेचर में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। अच्छा जी, असाइलेशन के हवाले से एक टिपिकल पॉइंट है यहाँ पे कि ये दोनों रिएक्शन जो हैं असाइलेशन वाले हैं। पहले में जिसमें एसिटाइल क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड इस्तेमाल हुआ है, और इसमें अल्फ़ा पोजीशन पे 75% सब्स्टिट्यूशन होती है और बीटा पोजीशन पे 25% सब्स्टिट्यूशन होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ बीटा पे करवाना चाहते हैं तो फिर क्या करें जी, फिर क्या कहते हैं, साइल क्लोराइड के साथ और एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ CS2 की जगह, इन कार्बन डाइसल्फाइड की जगह आप नाइट्रोबेंजीन इस्तेमाल कर लें, तो फिर ऐसा हो जाएगा। यानी थोड़ी सी कंडीशन चेंज करने से अब सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन अगर प्योर 100% करवाना चाहते हैं अल्फ़ा पोजीशन पे तो 50% आप एसिटिक एसिड यूज़ करें और अल्फ़ा पोजीशन में 99% प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, 1% मिलेगी बीटा वाली, बहुत माइन्यूट, बहुत कम प्रोडक्ट आएगी। अच्छा जी, नाइट्रेशन की कंडीशन वही है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, दो कंडीशन है, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि नाइट्रेशन के लिए एसिटिक एसिड इस्तेमाल हो रहा था और इसके अंदर मेजर और माइनर दोनों बन रहे थे। अब इसमें देखें, यहाँ नाइट्रिक एसिड के साथ जहाँ एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको अल्फ़ा पोजीशन पे प्योर प्रोडक्ट मिलेगी।
ये डिपेंड करता है, हम केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली प्योर प्रोडक्ट जो है हमेशा प्रेफर की जाती है। और प्योर कब होती है? जब सिंगल प्रोडक्ट मिले। जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हों तो वो रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर नहीं किए जाते, फिर कंडीशनें चेंज की जाती हैं कि किस तरह हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में मिल सकती है, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट मिल सकती है। जितनी प्रोडक्ट कम से कम होगी तो उतनी प्योरिटी ज़्यादा आ जाएगी, रिएक्शन की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। अच्छा, अगली बात हम करें कि अल्फ़ा पोजीशन पे क्यों ज़्यादा होती है, बीटा पोजीशन पे क्यों कम होती है। अगर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रोफाइल जब 1 पोजीशन पे अटैक नहीं अल्फ़ा पोजीशन पे अटैक करता है तो आप देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहा है? बीटा पे आ रहा है, यानी 2 पोजीशन पे आ रहा है, फिर इसके बाद 4 पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद एक रिंग से दूसरे रिंग पे चला गया है, फिर उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेट करता रहता है। यानी कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए इस पोजीशन पे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर इसके बाद अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरे में अगर बीटा पोजीशन पे अटैक करे तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अल्फ़ा पे अटैक करेगा तो बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बीटा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में अटैक करने में अल्फ़ा पोजीशन प्रेफरेबली क्यों होता है? तो हम यहाँ पर देखें C1 अटैक हैज़ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद बेंजीन रिंग। C2 अटैक C2 अटैक जो है उसकी वजह से एक बेंजीन रिंग बनता है। ये कैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं? कि इसमें यह है कि देखिए ये पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें एक बेंजीन रिंग जो है एज सच इसके साथ अटैच है, इसके पाई बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ। दूसरी स्ट्रक्चर में भी बेंजीन रिंग एज सच है, इसके भी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ। अब इसमें जितने एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होंगी और उसके पाई बॉन्ड जो हैं उस रिंग के अंदर ही रेजोनेट करते रहेंगे तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है। अब देखें तीसरी में क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब होगी, बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगी। क्यों? स्ट्रक्चर को उसका पाई बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ा पहले रिंग के अंदर। तो अगर अटैक 2 में देखा जाए तो इसमें देखें सिर्फ पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन है, नेक्स्ट में किसी में भी नहीं है, ठीक है जी। अब जिसमें ज़्यादा बेंजीन रिंग रहेंगे वो अटैक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो इसलिए नेफ्थलीन में 1 पोजीशन पर अटैक इसलिए प्रेफरेबल होता है कि इसकी जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिसमें बेंजीन रिंग है, और बीटा अटैक में सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, तो बाकियों में किसी में नहीं है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा अटैक के, क्योंकि उसमें एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसमें स्टेबिलिटी कम आ जाती है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम एंथ्रासीन फिनांथ्रीन को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।